जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। तू कब आ रहा है? पूरे 5 साल हो चुके हैं तुझे देखे हुए, अब नहीं रहा जाता। गरिमा फ़ोन पर अपने बेटे सौरभ को बोल रही थी। सौरभ ने कहा, मम्मी, मेरी 15 दिनों के बाद दिल्ली में मीटिंग है, जिस सिलसिले में मैं दिल्ली आने वाला हूँ। तब मैं आप सबसे मिलने के लिए अपने गांव ज़रूर आऊँगा। यह बताओ, घर में सब कैसे हैं? दादी दादू और पापा मुझे याद तो करते हैं कि नहीं? गरिमा बोली, बेटा, यहाँ सब ठीक है और तुझे बहुत याद करते हैं। बस बेटा, तू जल्दी से आ जा, अब तेरी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। फ़ोन रखते ही सौरभ को अपना बचपन याद आ गया। मैं सभी को बहुत याद करता था और ख़ासकर अपनी दादी और दादू को। दादी से तो उसे विशेष ही लगाव था। बचपन से ही वह अपनी मम्मी पापा के संग कम और दादी दादू के साथ ज़्यादा रहा करता था। दादी से ही खाना खाना, उन्हीं के पास सोना, उन्हीं के संग मस्ती करना, अपनी हर छोटी बड़ी बात अपनी दादी और दादू को बताना। वे हमेशा अपनी दादी और दादू के बीच में सोया करता था। जब तक दादी और दादू से एक एक कहानी ना सुन लें, उसे नींद नहीं आती थी। जब भी सौरभ अपने मम्मी पापा से मेला देखने की जिद किया करता था, तब उसके दादी दादू अपने कंधे पर बिठाकर सौरभ को पूरा मेला घुमाने ले जाते थे। सौरभ का पूरा बचपन अपनी दादी दादू की लाड़ प्यार से गुजरा था, लेकिन जब आगे की पढ़ाई के सिलसिले में विदेश आया, तब से वापस भारत जाने की संभावनाएं बहुत कम हो गईं। पढ़ाई जैसे ही ख़त्म हुई, विदेश में ही उसे एक अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने को मिलेगा। अपने माता पिता और अपने दादी दादू को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। उसे वह दिन याद आ गए जब वह बचपन में पूरे स्कूल में प्रथम आता था, तो उसके दादू घोड़ा बनकर पूरे घर में उसे घुमाते थे और पूरे मोहल्ले में उसके हाथों से चॉकलेट बंटवाते थे, यह कहते हुए, देखो, मेरा पोता पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। गर्व से मेरे दादू की हमेशा छाती चौड़ी हो जाया करती थी और दादी के हाथ की बनी हुई खीर तो बहुत ही अच्छी लगती थी। अपनी दादी दादू के संग पार्क में घूमने जाया करता था। यह सारी बातें याद करके सौरभ की आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह अपने परिवार को बहुत ही याद कर रहा था। विदेश से ऐसे निकलना कोई आसान नहीं था। बहू, तुम्हारे पापा जी की शुगर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि मीठे से बहुत सालों से परहेज कर रखा है इन्होंने। इन गांव के डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक चुकी हूँ, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि दिन पर दिन इनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। गरिमा की सास सुमन जी ने गरिमा से कहा। गरिमा मुँह चढ़ाकर बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो हाथ ऊंचा करो और तोड़ लो? आपको पता है दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी तरह नहीं कि फालतू बिस्तर पर पड़े रहो। आप तो घर में बैठी रहती हो और बस हुक्म चला देती हो। अरे शुक्र मनाओ जो हम गांव के डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे देते हैं। यह क्या कम था आपके लिए जो अब हम आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने शहर ले जाएं? आने दो आज आपके बेटे को। आपकी शिकायत नहीं की तो मेरा नाम गरिमा नहीं। सुमन जी बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, तुम मनीष से कुछ मत कहना। वैसे ही काम से थक हार कर घर आता है और ऐसे में तुम शिकायतों की पोटली खोल कर बैठ जाओगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वह भी झल्ला उठेगा। गरिमा बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती? आपको अपने बेटे से डर लगता है, तभी तो आप अपने बेटे से कहने की जगह मुझसे सारी बातें कह रही हो। अगर आपको बड़े डॉक्टर को दिखाना है तो अपने बेटे से बात क्यों नहीं करती? बेटे के आगे तो आपका मुंह नहीं खुलता, तब तो भीगी बिल्ली बनकर बैठ जाती हो और मेरे आगे शेर बनने की कोशिश कर रही हो। सुमन जी बोली, बहू, अब मेरा बेटा मेरा रहा ही कहाँ है। दिन रात तो तुम मेरे बेटे के कान हमारे खिलाफ भरती रहती हो। कोई अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही तो होता है। इसलिए तुमसे कहने चली आई थी, लेकिन अब मैं ये जान चुकी हूँ कि तुम कभी अपने ससुर जी को बड़े डॉक्टर को दिखाने नहीं दोगी,
क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे ससुर जी की जान से भी ज़्यादा प्यारा है। गरिमा ने कहा, माँ जी, पैसा तो हमारा ही खर्च होता है, इसमें आपका क्या जाता है? आप तो बस मुंह हिला देती हो। सुमन जी अपने बेटे मनीष से कुछ कहने का साहस करती भी तो कैसे। गरिमा उनसे पहले ही मनीष को सब अनाप शनाप पट्टी पढ़ा चुकी होती थी। मनीष तो सिर्फ गरिमा की हाँ में हाँ मिलाता था। मनीष को गरिमा के आगे अच्छा बुरा सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता था। बस गरिमा जो बोलते वही करता। वह पूरे तरीके से गरिमा का गुलाम बन चुका था, इसीलिए उससे कुछ भी बात कहना कोई फ़ायदा नहीं होता था। सुमन जी अपने पति गिरधर गोपाल जी से बोली, सुनिए जी, हम शाम को ही यहीं पास के जो डॉक्टर संदीप हैं उनको दिखाने के लिए चलेंगे। गिरधर गोपाल जी ने चुप रहकर हाँ में इशारा कर दिया। वह भी बेबस थे। अब इस उम्र में अकेले तो कहीं जा नहीं सकते थे। शाम होते ही सुमन जी गिरधर गोपाल जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर गईं। रास्ते में जोर से बारिश होने लगी। रिक्शे में बैठे गिरधर गोपाल जी बोले, सुमन, तुम्हें पहले बारिश बहुत पसंद थी ना? तुम जानबूझकर बाहर भीगने चली जाया करती थी। सुमन जी ने कहा, हाँ, पसंद तो बहुत थी, मगर अब डर लगता है कहीं बारिश में भीगने की वजह से बीमार न पड़ जाऊं। गिरधर गोपाल जी बोले, हाँ सुमन, अब मुझे भी देख लो, जो ज़्यादातर बीमार ही रहने लगा हूँ। गिरधर गोपाल जी को गांव के डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। यह सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वे लोग वापस रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हो गए। रिक्शे से उतरकर सुमन जी ने गिरधर गोपाल जी का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि बारिश होने की वजह से रास्ते में बहुत कीचड़ जमा हो गई और उन्होंने डर था कि कहीं गिरधर गोपाल जी का पैर न फिसल जाए। तभी गरिमा अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने के लिए आई। तब गरिमा ने दोनों बूढ़े बुढ़िया को एक दूसरे का हाथ थामे हुए देखा तो आकर मनीष के सामने खूब बवाल मचा दिया और कहने लगी, इस उम्र में भी इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को मगरगश्ती करने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही। मनीष, तुम्हें पता है, मेरी सहेलियों ने भी यह दृश्य देखा और सभी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गरिमा, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में भी शर्म नहीं आती, जो रास्ते में भी एक दूसरे का हाथ थामकर चल रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। मनीष, मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों की हरकतों से। पहले तो घर में, अब मोहल्ले भर में भी हमारी नाक कटवाते फिरते हैं। पूरे मोहल्ले में शकल दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन दोनों बूढ़े बुढ़िया ने। अरे, रंगलनियाँ मनानी ही थी तो अपने कमरे में नहीं बना सकते थे? जगत हंसाई करवाने की क्या ज़रूरत थी? ना जाने कब तक ये दोनों बूढ़े बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलेंगे। इन दोनों को कहीं छोड़ क्यों नहीं आते हो? कम से कम ये बला तो टलेगी हमेशा के लिए। अरे, ये दोनों चारपाई तोड़ने और रोटी तोड़ने के अलावा दूसरा काम ही क्या करते हैं? मैं पूछता हूँ, घर में रहकर क्यों अपना खर्चा बढ़ा रहे हो? मनीष ने कहा, गरिमा, मैं भी तंग आ चुका हूँ इन दोनों से। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये दोनों को कहीं छोड़ आऊँ, मगर कहाँ, समझ नहीं आ रहा है। सीधे सीधे तो ये दो घर से निकलने वाले नहीं हैं। कुछ तो तिगड़म लगाना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गरिमा बोली, मनीष, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम वह कर सकते हैं। तभी गरिमा ने, देखो मनीष, वैसे भी इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को बड़े डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना है। माँ जी मुझे अब तक 10 बार बोल चुकी हैं यह बात। आप तो जानते ही हो इन दोनों का क्या जाएगा। बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे तो हमारे ही जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को दिल्ली के बड़े डॉक्टर को दिखाने के बहाने वहीं शहर में छोड़ देना और दोनों बूढ़े बुढ़िया को झेलना भी नहीं पड़ेगा। मनीष को गरिमा की यह तरकीब पसंद आ गई और वह दूसरे ही दिन बोला, माँ, गरिमा बोल रही थी कि बाबूजी को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है। मैं सोच रहा हूँ हम कल ही बाबूजी को लेकर दिल्ली के बड़े अस्पताल दिखाने के लिए चलें। वैसे भी बाबूजी की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिए,
क्योंकि वहाँ हमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे। इधर गिरधर गोपाल जी और सुमन जी सोचने लगे, आज बेटा इतनी चाशनी भरे शब्दों में कैसे बात कर रहा है। हमें इतने दिन हो गए कहते कहते, लेकिन इसके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। उल्टा हमें ही 4 बातें सुना दिया करता था। आज अचानक बड़े डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। फिर सुमन जी बोली, लगता है अपने बाबूजी की हालत देखकर बेटे का दिल पसीज गया होगा। चलो कम से कम कैसे भी सही आपको दिखाने के लिए राजी तो हुआ। सुमन जी अपना और गिरधर गोपाल जी का बैग जल्दी से तैयार कर लेती हैं और दूसरे ही दिन वह लोग दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर जैसे ही वे लोग अस्पताल पहुंचे तो मनीष उन्हें अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोला, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में बाबूजी का नाम लिखवा कर आता हूँ और कौन सा डॉक्टर उनका चेकअप करेगा ये सारी बातें पता करके आता हूँ। मनीष अपने माँ बाबूजी को बिठाकर वहाँ से चला गया। सीधे साधे गिरधर गोपाल जी सुमन जी अपने बेटे की चालाकियों को समझ न सके। मनीष को गए हुए काफ़ी समय हो चुका था। इधर गिरधर गोपाल जी और सुमन जी बहुत ही परेशान हो गए। फिर सोचने लगे, बड़ा शहर, बड़ा डॉक्टर, लगता है इसीलिए टाइम लग रहा होगा। लेकिन बैठे बैठे उन्हें सुबह से शाम होने को आई। अब सुमन जी को चिंता होने लगी थी तो उन्होंने मनीष के नंबर पर फ़ोन किया, पर मनीष का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। दोनों थक हार कर वहीं बैठे रहे। बेचारे यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। अब सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन ना तो मनीष आया और ना ही उसका फ़ोन। सुबह से भूखे प्यासे दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सुमन जी और गिरधर गोपाल जी को अब समझते देर न लगी कि उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर चला गया है। एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगे। जिस बेटे को हमने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा आज हमें इस फुटपाथ पर छोड़कर चला गया। यह भी नहीं सोचा कि उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे। इस अनजान शहर में हमें कोई जानता भी नहीं। फिर रात को वही भूखे प्यासे उसी पेड़ के नीचे दोनों सो गए। उनके पास पैसे भी थोड़े बहुत ही थे। अब उन्हें थोड़े से पैसों में उन्होंने 2 दिन तक चाय बिस्किट खाकर काम चलाया। फिर 2-3 दिन के बाद ही जब उनका बेटा नहीं आया तो वह पूरी तरह से समझ चुके थे कि वह जानबूझकर हमें यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दोनों की आंखों से फूट फूट कर आंसू बाहर निकल रहे थे। उन दोनों को रोते हुए देख एक नवयुवक जो वहाँ से गुजर रहा था, वह बोला, अंकल जी, आप लोग यहाँ 3 दिन से मुझे लगातार बैठे हुए दिखाई दे रहे हो। मैं भी यहाँ 3 दिनों से अपने पापा का इलाज करवाने आ रहा हूँ। आप लोग यहाँ के तो लगते नहीं हो, शायद किसी गांव से आए हो। मेरा नाम किशन है। क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? दोनों दंपत्ति ने अपनी पूरी कहानी किशन को सुनाई। किशन को उन दोनों पर तरस आ गया और वह दोनों को अपने घर ले गया। गिरधर गोपाल जी और सुमन जी दोनों ही अपने बेटे के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। इसलिए सुमन जी ने किशन से हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर के काम करने दो ताकि हमें यह ना लगे कि हम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। किशन अपने माता पिता के साथ उस घर में अकेले ही रहता था। उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, इसलिए उसने घर के सारे काम उस बूढ़े दंपत्ति को दे दिए। वहाँ विदेश से सौरभ भी अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था और जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वह कोई और नहीं बल्कि किशन ही था। सौरभ एयरपोर्ट से सीधा किशन के घर पहुंच गया और वे दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान इतने में सुमन जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आईं। सौरभ अपनी दादी को हाथ में चाय की ट्रे लेकर आते देख दंग रह गया। सौरभ ने जल्दी से दौड़कर अपनी दादी को गले से लगा लिया। ऐसी हालत में देखकर सौरभ की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी किशन ने पूछा, क्या हुआ सौरभ,
तुम आंटी जी के गले लगकर क्यों रो रहे हो? किशन ने पूछा, क्या ये तुम्हारे दादी और दादू हैं? उसने कहा, हाँ, ये मेरी दादी और दादू हैं, पर ये दोनों तुम्हारे पास यहाँ कैसे? तब किशन ने उसे सारी कहानी सुनाई। सौरभ का दिल आज पूरी तरह टूट गया था। उसे अपने माँ बाप से नफरत हो रही थी। गिरधर गोपाल जी और सुमन जी दोनों अपने पोते को गले लगाकर बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। सौरभ ने कहा, दादी दादू, आप फिक्र मत करिए, अब आपका पोता वापस आ गया है। आपके ऊपर हुए एक एक अत्याचार का बदला मैं ज़रूर लूँगा। सौरभ अपनी दादी और दादू को वहीं किशन के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंच गया। वहां वे अनजान बनते हुए बोला, माँ, दादी और दादू कहाँ हैं? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, दोनों अपने कमरे में होंगे, मैं उन दोनों से मिलकर आता हूँ। तभी सौरभ नाटक करता हुआ दादी और दादू के कमरे में जाता है और उनको आवाज़ लगाता है, देखिए दादी दादू, आपका पोता आपसे मिलने के लिए कितनी दूर से आया है। अब उसे अपनी दादी दादू को कमरे में दिखाई नहीं दिए। तब वापस अपने मम्मी पापा के पास आकर बोला, मम्मी, दादी दादू कमरे में नहीं हैं, लगता है कहीं मंदिर गए होंगे। अरे, यहीं पास वाले मंदिर गए होंगे, मैं जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं उन्हें एक सरप्राइज़ भी दे दूँगा। तभी पीछे से गरिमा और मनीष दोनों ने झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारी दादी और दादू दोनों बुआ जी के घर गए हैं। दरअसल तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए माँ बाबूजी उन्हें देखने के लिए तुम्हारी बुआ जी के पास गए हुए हैं। सौरभ ने कहा, बुआ जी तो पुणे में रहती हैं, इसका मतलब इस बार दादी दादू से मिलना नहीं हो पाएगा। यह सौरभ को आए 2 दिन हो चुके थे। सौरभ बोला, मम्मी पापा, दादी दादू तो यहाँ हैं नहीं, इसलिए मैंने आप लोगों की विदेश की टिकट करवा ली है। इस बार मैं आप दोनों को अपने साथ विदेश ले जाऊँगा। दादी दादू जब वापस आ जाएंगे तो आप दोनों वापस इंडिया आ जाना। विदेश का नाम सुनते ही मनीष और गरिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौरभ ने अपनी दादी और दादू के संग विदेश की टिकट करवा ली थी। पहले वे अपने माँ बाप को विदेश लेकर पहुँचा। वहाँ उन्हें एक जगह पर बिठाकर बोला, आप लोग यहाँ पर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वे अपनी दादी और दादू को लेने के लिए इंडिया वापस चला गया। पूरे दिन मनीष और गरिमा अनजान देश में बैठे रहे और जब काफ़ी देर बाद भी सौरभ नहीं आया तो उनकी आंखें भर आईं। दोनों की आंखों से लगातार आंसू झलक रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इस अनजान शहर में सौरभ हमें छोड़कर कहाँ चला गया। फ्लाइट में होने की वजह से सौरभ का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मनीष और गरिमा की दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी। सुबह से शाम हो गई। भूखे प्यासे बैठे बैठे वे दोनों अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी समय के बाद सौरभ अपनी दादी और दादू को लेकर वहाँ पर पहुँच गया तो गरिमा और मनीष अपने माँ बाबूजी को सौरभ के संग देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सौरभ बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने जो मेरे दादी और दादू के साथ किया वही मैंने आप दोनों के साथ किया, तो कैसा लगा? आप लोगों को जब मैं थोड़ी देर के लिए नहीं दिखा तो आपकी यह हालत हो गई। सोचिए, आप तो इन दोनों को वहाँ अकेला बिठाकर आ गए और फिर उनकी सुध भी नहीं ली। यह भी सोचा नहीं कि हमारे माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं। आपने कभी सोचा ये दोनों उस अनजान शहर में कहाँ जाएंगे? बीमार दादू दादी को आप सड़क पर छोड़कर आ गए। एक बार यह सब करने से पहले आपकी रूह नहीं कांपी? आपके हाथ नहीं कांपे? कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता जो आपने अपने माँ बाप के संग किया। अरे, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, अपनी खुशियों को मारकर आपकी छोटी बड़ी हर खुशी को पूरा किया, उन माँ बाप को बीच सड़क पर छोड़ कर आ गए। ज़रा सोचिए, मैंने भी आपके संग यही सब किया होता तो आपका क्या हाल होता। पर आप जानते हैं, मैं ये सब आपके संग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरी दादी और दादू ने ऐसे संस्कार नहीं दिए।
बचपन से ही दादी ने मुझे अपनों से बड़ों का सम्मान करना सिखाया। इन्हीं की वजह से बस मैं आपको आपकी गलती का एहसास कराना चाहता था। मनीष और गरिमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों गिरधर गोपाल जी सुमन जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। जब सुमन जी ने कहा, बेटा, जैसे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ऐसे ही हर बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह अपने माँ बाप पर जुल्म करने से पहले 100 बार सोचे कि जिस माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है वही माँ बाप जब खुद पर आ जाए तो ऐसी सज़ा देते हैं फिर उसे भगवान भी नहीं बचा पाते। सुमन जी और गिरधर गोपाल जी ने अपनी बहू बेटे को माफ़ कर कर गले से लगा लिया और खुद पर बीती तब उन्हें उनके दर्द का एहसास हुआ। जब बच्चा माँ बाप को छोड़ देता है बेसहारा सड़क पर मरने के लिए तो कैसा लगता है। फिर सब लोग मिलकर हंसी खुशी अपने पोते और अपने बेटे के संग रहने लगे। दोस्तों, माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते उन्हें भगवान की पूजा करने का भी कोई हक नहीं है। वह शायद भूल जाते हैं कि वही व्यवहार उनके साथ भी दोहराया जाएगा। कहते हैं ना, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। तो दोस्तों, अपने माँ बाप को सबक सिखाने के लिए सौरभ ने जो किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। जय श्री राम।